अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। हमारे साथ एक पाकिस्तान के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब। और सलाहुद्दीन अहमद साहब का तारुफ करवाता जाऊं कि ये सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं। इसके अलावा ये इनका ताल्लुक एक जजेस फैमिली से भी है, जस्टिस सबीउद्दीन अहमद जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे। ये मरहूम जस्टिस सबीउद्दीन अहमद साहब के साहबजादे भी हैं। जैसे कहते हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील भी थे। अभी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी ख़ुद भी पटिशनर हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अख्तर मेंगल साहब, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा और मोहसिन दावर साहब को भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनसे ज़रा समझें, क्योंकि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक मामला था, जिसमें बेंचेस में टकराव आ गया, उसमें भी सलाहुद्दीन अहमद साहब पटिशनर थे। और ये इन्हीं के तजवीज़ के ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच था, वो आर्टिकल 191 ए को एग्ज़ामिन करने जा रहा था। और इस सब पर ज़रा बात करेंगे, वकला की क्या पोजीशन है। इसके अलावा क्योंकि सलाहुद्दीन अहमद साहब के वालिद बड़े तारीखी दौर में सिंध हाई कोर्ट के जज रहे, चीफ जस्टिस रहे, मुशर्रफ के दौर में भी। तो वो ज़रा उस दौर के भी कुछ मैं कोशिश करूँगा कि अगर सलाहुद्दीन भाई से कुछ 1-2 बातें कर सकें। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन भाई। थैंक यू। मुझे ये बताएँ, 26वीं आईनी तरमीम, इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट एक रेलेवेंट प्लेयर है? क्या आप इसको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी मानते हैं? या आपको लगता है कि अब एक ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है और इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है? अब वकला में क्या आप लोग समझते हैं? देखें, जो चेंजेस की गई थी वो तो इसीलिए लाई गई थी क्योंकि ये तासुर था कि जुडिशरी जो थी वो कंट्रोलेबल नहीं रही थी ताकतवर हलकों के। अम, एक हमने तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि अक्सर जुडिशरी को इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब कोशिश की है कि जुडिशरी को ताबे रखा जाए। तो अहम केसेस में एक तरीक़ेकार होता था कि आप कोई चीफ जस्टिस से कोई कान में कोई बात कर दे, उसके बाद चीफ जस्टिस का ये काम होता था कि आगे अपने जज साहिबान में वो मैसेज कम्युनिकेट कर दे। और बहुत हद तक जुडिशरी कंट्रोल रही। आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी वैसे तो तारीख लंबी है, बट अगर आप 70s से देखें तो जब भी कोई डेमोक्रेटिक पीरियड आया तो उसमें जुडिशरी ने कोशिश की असर्ट करने की, अपनी इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश करने की। जब जब भी कोई सिविलियन दौर है। जी, जब अयूब खान, याया खान का दौर ख़त्म हुआ तो फिर फ़ौरन उसके बाद आपने जुडिशरी की देखे ऐसे फैसले आए आसमा जिलानी के, ज़ियाउर रहमान के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट लेजिटिमेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। रेवोल्यूशनरी लेजिटिमेसी वगैरह, जिसके वो डोसो के केस हाँ, थे जिसमें उन्होंने लेजिटिमाइज किया था अयूब फौजी खान का मार्शल लॉ को। वो मार्शल लॉ को, उनको उन डॉक्ट्रिन्स को रद्द किया, कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की, कुछ जूरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ी। उसके बाद फिर ज़िया साहब का दौर आया, दोबारा से क्लैंप डाउन हो गया जुडिशरी पे, जजेस निकाले भी गए एट्सेट्रा। ज़िया साहब का जब दौर एंड हो रहा था जुनेजो साहब के टाइम पे, उस वक्त फिर आप दोबारा देखते हैं कि जुडिशरी ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है। बेनज़ीर भुट्टो का केस हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हुई, वोटिंग के ऊपर, वोटिंग राइट्स के ऊपर, पार्टी सिंबल्स के राइट के ऊपर। तो ये फिर आप पीरियड देखते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से आप मुशर्रफ साहब का दौर आया, दोबारा जजेस निकाले गए, दोबारा एक रिग्रेशन हुई। जो हालिया जो डेमोक्रेटिक पीरियड जो 2008 से शुरू हुआ है, उसमें आपने इंक्रीजिंग जुडिशल असर्टिवनेस देखी। अम, ये नहीं है कि उस दौर में बिल्कुल कभी कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट स्टांस नहीं रहा। कई जगह एक नज़र आता था कि एक कोऑपरेटिव स्टांस है, मगर उसके बावजूद देयर वाज अ मूवमेंट टूवर्ड्स ये जो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स वैल्यूज़ की बात होती है। और एक चीज़ जो नज़र आई वो ये थी कि
जो चीफ जस्टिस का कंट्रोल है जजेस के ऊपर, वो भी डाइल्यूट होता हुआ नजर आया। तो आपने इवन बहुत असर्टिव चीफ जस्टिस में को आपने देखा, साकिब निसार साहब के दौर में भी उनके ही कोर्ट से डिसेंटिंग वॉइसेस आती थी। द सेम वाज द केस जितने भी चीफ जस्टिस, फिर बंदयाल साहब के दौर में तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो जो चीफ जस्टिस का कंट्रोल था उनकी कोर्ट्स के ऊपर, और नेचुरली चीफ जस्टिस की ज़रूरत ताकतवर हलकों को यही होती है कि वो कोर्ट को अपनी मैनेज करके दें, उनको डिलीवर करके दें। एस्टेब्लिशमेंट आपने को। आपने देखा कि ऐसी सिचुएशंस भी बनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जजेस अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ बेसिकली लेटर लिख रहे थे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट था, वो जुडिशरी का जो कंट्रोल था वो बहुत हद तक इस्टेब्लिशमेंट का वीकन हो गया था। तो उस सिनेरियो में कंट्रोल में वापस लाने का ये तरीक़ेकार, ये 26वीं तरमीम था। अब ये मैं बात की एक जाती है। आपकी बात में एक बात अगर ऐड करूं और आप उसको या तो मुझे करेक्ट कर सकें या आप उसको एक्सप्लेन कर सकें इसी पॉइंट के साथ, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी नहीं देखा था कि वो अगर किसी जज से खतरा महसूस करते हैं तो वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं अगर वो चीफ जस्टिस बनने की रेस में हो, चाहे इफ्तिखार चौधरी था या काजी फैज ईसा था। बट उन्होंने देखा कि वो जज सरवाइव कर देता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब रास्ता ही नया निकालो कि वो रहे सुप्रीम कोर्ट में लेकिन चीफ जस्टिस ना बन सके, और वो 26वीं यानी तरमीम है। उन्होंने अपने उन टैक्टिक्स से ये सीखा कि हम प्रिवेल नहीं कर पाते अल्टीमेटली। देखिए, चीफ जस्टिस का ऑब्वियसली बड़ा एक चीफ जस्टिस का बड़ा अहम रोल होता है, और ऑब्वियसली इसलिए उन्होंने फिर ये तरीक़ेकार निकाला कि भाई टॉप 3 में से हम एक को चुनेंगे, और जो हमारा वफादार होगा। उससे हम प्लायबिलिटी इंश्योर कर सकेंगे या कोशिश करेंगे प्लायबिलिटी इंश्योर करने की। मगर दूसरा, मोर डायरेक्टली जो ये आईनी बेंचेस का तरीक़ेकार है, वो तो ये था कि भाई इवन चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही किसी कमिटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर एतमाद किया जा सकता है। जब तक हम बेंचेस बनाने की और तोड़ने की ताकत खुद ना ले लें, तब तक ये हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जुडिशरी को। और इसलिए फिर आपने देखा कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन चेंज की गई ताकि जजेस उसमें अक़लियत में हों, और जो गवर्नमेंट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट की वहाँ मेजॉरिटी चले। एक आधा और कहीं साइड से उन्हें लेना पड़ता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो। तो फिर गवर्नमेंट जब अपनी मर्जी की बेंच बनाएगी, और अगर वो देखे कि किसी ने अगर आंखें दिखाई हैं या कोई आवाज़ बुलंद की है तो उसको साइडलाइन किया जा सके, उसके बगैर उनका काम नहीं पूरा हो रहा था। और ये एक बड़ी एक यूनिक चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि देखें, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तो कोई शक नहीं है, कई जगहों में, कई मुल्कों में जजेस की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के हाथों में होती है या इवन लेजिस्लेटिव हाथों में होती है। मगर दुनिया में कोई ऐसी एक मिसाल भी नहीं आपको मिलेगी कि जहां कोर्ट की बेंचेस जो हैं वो कोई नॉन जुडिशल बॉडी बना रही हो, कोई वो बेंचेस जो हैं वो हुकूमत तश्कील दे रही हो, और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो उसी बेंच के पास जाएं जो गवर्नमेंट खुद बना रही है। तो इसका तो ऑब्वियस मकसद फिर 26वीं तरमीम का यही था कि जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, और नेचुरली कोई भी कंट्रोल्ड अगर इदारा होता है तो वो अपनी अहमियत खो बैठता है। अब ये वाली बात के एक जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि जुडिशरी ने कई जगहों में माजी में ओवर रीच किया है, और मैं समझता हूँ वो तो एक क्रिटिसिज्म सही थी, और उसको कर्टेल करने के ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी इसी चीज़ के लिए लाया गया था, या 184(3) को, जिसमें सुओ मोटो की जो पावर्स थी वो अब आपने ख़त्म कर दी हैं। तो वो चीज़ें तो इस काफ़ी थी कि जुडिशल ओवररीच को ख़त्म किया जाए, रोका जाए।
मगर ये जो बाकी चीज़ें लाए हैं कि चीफ जस्टिस भी हम नामजद करेंगे, बेंचेस भी हम ही बनाएंगे, इन जो जजेस की परफॉर्मेंस है उसमें भी इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट बैठ के हर साल एनुअल रिव्यू लिखेगी जजेस एसीआर की, लिखेगी उनकी। एसीआर लिखेगी। तो वो उसका तो मकसद ऑब्वियसली यही है कि जुडिशरी को मुकम्मल तौर पे हुकूमत के ताबे किया जाए, और हुकूमत भी पीछे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है। जी, और तो फिर टेक्निकली हम कह सकते हैं अब इस वक्त जुडिशरी एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट नहीं रहा। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म जायज़ है, और अलबत्ता ये है कि चंद जजेस अभी भी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। मगर ये मैं समझता हूँ अगर आप बाहर से इसको एग्ज़ामिन करें तो आपका कमेंट सही है। सही है। अच्छा, मुझे सलाउद्दीन भाई एक चीज़ बताएं, हमारी अदलिया के अंदर से आपने कहा कि बाज़ जजेस कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जजेस तो बहुत कंफर्टेबल हैं। इवन के चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी भी उनमें से हैं कि लाइक उनको कहा गया फुल कोर्ट बनाए, उन्होंने पहले तो आईनी कमेटी का इजलास ही ना बुलाया। जब दूसरे दो मेंबर्स ने बुला के किया, उनके डायरेक्टर्स के बावजूद उन्होंने फुल कोर्ट ना बनाई। ठीक है, अब वो सब कुछ इसी तरह चल रहा है, इवन कि वो उस बेंच लेके वहाँ से केस विड्रॉ करके एक ज़ेर समात केस दूसरे आईनी कमेटी को भेज देते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। आईनी वो जुडिशल कमीशन है, वहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खातून अपने लिए हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे उस आईनी बेंच में डाला जाए, सरबराह बनाया जाए। बाकी जजेस बड़े कंफर्टेबल हैं। ये क्या वजह है? इन जजेस को क्या नज़र आ रहा है? क्या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जैसे वो तो अब चीफ जस्टिस की रेस में आ गए हैं, तो उनका तो अब वो पूरी रिफ्लेक्शन कम से कम हम सहाफ़ियों को तो नज़र आती है बेंच के अंदर, कि उनको अपना चीफ जस्टिस का ओहदा नज़र आ रहा है। ये क्या हुआ? क्या हमारे जजेस, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मैं उनकी आईनी अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कैसे कबूल कर लिया? आप वकला तो एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूशन को कंप्रोमाइज़ किया गया है। कंप्रोमाइज़ से मुराद लाइक एक वो अंडरमाइन की गई है उसकी इंडिपेंडेंस। इनको क्यों नहीं नज़र आ रहा? व्हाई दे आर सो कंफर्टेबल एंड दे लाइक सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि तनख्वाह शायद 20 से 25 लाख बढ़ गई है। इस वजह से या कुछ और वजह है? नहीं, मैं नहीं समझता कि तनख्वाह का कोई एटलीस्ट कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा इसमें। देखें, इसमें मैं समझता हूँ डेफिनेटली हर इदारे में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। आपने यहाँ बार एसोसिएशंस में भी कई अहम ओहदों पे फाइज, आपने देखा कि बार एसोसिएशंस के भी लीडरान जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। मौजूद जो सुप्रीम कोर्ट बार का रोल है या पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल है, डिफरेंट बार एसोसिएशंस हाई कोर्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आई हैं सामने, मगर आपने ये जो लीडिंग बार एसोसिएशंस हैं उनका भी रोल आपने देखा है। तो एक तो नेचुरली एक इस्टेब्लिशमेंट की जो रीच है वो अब हमारे मुल्क में हर इदारे पे, चाहे मीडिया हो या जुडिशरी हो वगैरह, वो इंक्रीज करती गई है। और उसमें ये भी रहा है कि इन इदारों में फैसिलिटेट भी उनको अंदर से किया गया है। तो ये चीज़ तो अपनी जगह है। जहाँ तक आपने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बात की, मैं तो समझता हूँ, मेरी राय में, जब ये 26वीं तरमीम पास हुई थी उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के दो रुकन ने कहा था कि इसमें फुल कोर्ट बनाई जाए। उस वक्त तक आपको याद होगा कोई आईनी बेंच नहीं बना था। नहीं बना था। जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं हुआ अच्छा, था। जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जुडिशल कमीशन का कोई इजलास नहीं हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि अगर ऑल्टरनेट फोरम जो है वो फाल नहीं है किसी वजह से, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेबर ट्राइब्यूनल होता है, अब लेबर डिस्प्यूट्स लेबर ट्राइब्यूनल के पास होते हैं, मगर अगर किसी वजह से वो लेबर ट्राइब्यूनल जो है क़याम में नहीं आया, तो फिर जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती हैं और करती रही हैं। तो उस पॉइंट पे एक फुल कोर्ट बनाना, वैसे तो मैं समझता हूँ 191A की जो एक वो कहते हैं अब सिर्फ आईनी बेंच सुन सकती है, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। तशरी कानून की सही तशरी नहीं है। मगर उस पोजीशन में तो जब कोई आईनी बेंच बनी भी नहीं थी, तो तब फुल कोर्ट बनाने में कोई रुकावट नहीं थी। ये हो सकता है
कि याया अफरीदी साहब का व्यू कुछ अलग हो और बाकी जो दो मेंबर्स थे उनका व्यू कुछ अलग हो, मगर जब एक कानूनी एक इदारा है जिसने बाय मेजॉरिटी अपना एक व्यू एक्सप्रेस कर दिया है, तो फिर किसी भी एक मेंबर या चीफ जस्टिस का ये हक नहीं है कि वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट ना करे। हो सकता है वो उसको क्रिटिसाइज करे, उस डिसेंटिंग नोट भी लिखे, स्ट्रॉन्ग नोट लिखे वगैरह, मगर उस वक्त उनका फर्ज बनता था मेरी राय में कि वो फुल कोर्ट वहाँ तश्कील देते। लेकिन देखें ना, ये कितनी एक मुझे तो एक और लिहाज से बहुत मज़का खेज चीज़ लगती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? उस सबसे बड़ी आईनी अदालत का सबसे बड़ा आईनी ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और वो आइन की तशरीह नहीं कर सकता। लाइक इससे ज़्यादा मज़का खेज क्या होगी? और इसके ऊपर भी अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत मुतमिन हैं और उनको ये चीज़ बॉदर नहीं करती, तो मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब एक मेरे अंदर सवालात पैदा होते हैं कि ये क्या मामला है? ठीक है, वो आउट ऑफ टर्न तो चीफ जस्टिस बन गए, ठीक है? ऑन टर्न तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते थे, ऑन मेरिट भी बनते थे। मुझे तो फिर कभी-कभी फिर वो सिर्फ आउट ऑफ टर्न नहीं, वो मेरिट का भी मामला लगता है कि अगर मामला इतना ही सादा है कि आपको 3 साल की चीफ जस्टिस मिल गई, आप कह रहे हैं बस ठीक है, इख्तियार हो ना हो मैं 3 साल उस चैम्बर में तो बैठूँगा जिसके बाहर चीफ जस्टिस की तख्ती लगी होगी। अच्छा साहब देखें, जो चीज़ मुझे खटकती है वो ये है कि इन तमाम जज साहिबान ने एक हल्फ उठाया है कि मैं आइन की हिफाजत करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक सिचुएशन, एक तरमीम के तहत एक सिचुएशन ये बना दी है, वो हल्फ तो अभी तक बरकरार है। अब जो जज है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कैसे करता है? आइन की तशरीह करके, कानून को वो आइन के ज़ाविये में देख के फिर ये बताता है कि आइन का ये तकाज़ा है, ये कानून आइन के मुतरादिफ है या उसके मुताबिक है, ठीक है? उसका तो यही इसी तरीके से वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो ये उसके हल्फ का हिस्सा है। अब एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल जो 26वीं आईनी तरमीम ने बना दी है, उसमें ये बन गई है कि हकूमत अब 6 या 7 या 8 जज साहिबान को सिलेक्ट करेगी कि अब आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिर्फ ये 6 या 7 आदमी जो हैं, ये इस काबिल हैं कि वो अपने हल्फ पे की पासदारी करें। बाकी जो हैं वो आइन की किसी भी किस्म की तशरीह करने से महरूम हैं। तो अगर ये सिचुएशन है, तो मुझे जो बात खटकती है कि जज साहिबान अपने ओथ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिन जजेस को जो बाकी सारे जजेस जो बैठे हैं, जिनको कहा गया है कि आप अब अपने आइन को साइड पे रखें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करने का काम अब सिर्फ आइनी बेंच का है, हाँ, आपका काम नहीं है। हाँ। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई उनको हमने 3 स्टार इग्नोरिंग लगा योर दिया, अब आप 2 स्टार हैं, वो 3 स्टार वो हैं। आपको आपको आपके हाँ, आपका जो आईनी हल्फ है हाँ, वो उस पे अमल करने से हमने आपको रोक दिया है। हाँ। और जज साहिबान इस किस्म की तरमीम को तस्लीम कर दें, वो मुझे तो बड़ा मुश्किल नजर आता है कि कैसे एक्सेप्ट कैसे करते हैं। लेकिन उन्होंने किया हुआ है। अभी भी आज आप सब लोग आर्ग्यू कर रहे थे फुल कोर्ट, वो कह रहे थे नहीं, हमें ही फुल कोर्ट मानो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर तो जो जिनको ताज़ा-ताज़ा 3 स्टार लगा है और 4 स्टार की लाइन में वो आ गए हैं, ठीक है? तो वो कह रहे थे कि जी हमें ही आईनी वो हम ही आईनी बेंच हैं, हमें ही फुल कोर्ट माने क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें बनाया है, तो जितनों को उन्होंने बनाया है वो सारे बैठ के हैं, तो अब आप हमें माने। लाइक क्यों आप समझते हैं, वैसे बाय द वे ये भी ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्यों आप लोग समझते हैं कि फुल कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लेना चाहिए? ये 3 स्टार 4 स्टार पे तो मैं ये तो आपका हाँ, मतलब जो सॉरी पता नहीं, अदरवाइज़ तो चीफ एक्सप्रेस जस्टिस तो बनते, तो अब देखिए जस्टिस मोहम्मद अली मैं मज़हर अब बन सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम के देखिए मैं बाद। समझता हूँ बात बुनियादी सी है कि एक सेट ऑफ जजेस हैं जिनके पास तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के वो इंजॉय कर सकते हैं, अपने हल्फ की पासदारी कर सकते हैं। एक सेट ऑफ जजेस हैं जिनको आपने उन इख्तियारात से महरूम कर दिया है। दे आर प्रैक्टिकली स्पीकिंग लेसर जजेस, ठीक है? अब आप उस तरमीम के ऊपर
आप एक न्यूट्रल अगर जजमेंट चाहते हैं तो वो न्यूट्रल जजमेंट ऐसे तो नहीं हो सकती कि जो उसके बेनिफिशियरी हों आप सिर्फ उनसे केस सुनवाएं। और मैं समझता हूँ द अदर वे अराउंड ऑल्सो, अगर आप सिर्फ जो मुतासिर जजेस हैं, आप जो अग्रीव जजेस हैं, आप सिर्फ उनसे केस सुनवाएं, तो फिर नेचुरली जब वो फैसला आएगा, जैसे भी आएगा, जितनी भी खूबसूरत अंग्रेजी में आएगा, तो आप जैसे जो कमेंटेटर्स हैं वो तो यही कहेंगे कि ये जो फैसला था ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आया। उसका तरीकेकार जो ऑब्वियस है सबके सामने वो यही है कि एक फुल कोर्ट बिठाई जाए और वो फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे। अब एक इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है क्या आर्टिकल 191 ए के तहत फुल कोर्ट बनने से? 191 ए। अब 191 ए की अगर आप लैंग्वेज देखें तो 191 ए में ये लिखा हुआ है कि आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच सुप्रीम कोर्ट के ये दीगर इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करेगी। 187 जी जी, 184 3 वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं इस्तेमाल लेकिन करेगी, बेंच मगर बेंच। अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है आइन में, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि चीफ जस्टिस या आईनी बेंच का सरबराह या आईनी बेंच के जो मेंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है चीफ जस्टिस और तमाम असातिज़ा जजेस। ये बेंचेस बनती कहाँ से हैं? बेंचेस जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्वीनियंस अपनी 2 रुकनी, 3 रुकनी, 4 रुकनी, 5 रुकनी बेंचेस बनाती है और बनाती रही है माजी में। मगर वो जो बेंचेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इन अ सेंस डेलीगेटेड इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। 191 ए ये कहता है कि किसी और बेंच को अब ये जो डेलीगेटेड पावर्स हैं आईनी मामलात में वो सिर्फ आईनी बेंच इस्तेमाल करेगी, कोई और डेलीगेटेड बेंच वो पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती। मगर वो ये कहीं नहीं कहती कि जो सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद एक्सक्लूडेड है, बल्कि उसमें 191 ए में बाकायदा लिखा हुआ है वो मानते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, तो वो डेलीगेट हो रहे हैं। अब बात यह है कि मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई आईनी कोई कदगन है फुल कोर्ट बनाने में। और जब तक फुल कोर्ट नहीं बनेगी तब तक किसी किस्म का जो फैसला है वो मुतनाज़र रहेगा। जब सारी कोर्ट बैठ जाती है, सारी जजेस की कुछ इधर से हैं कुछ उधर से हैं, सबकी राय सामने आ जाती है, एक की मेजॉरिटी बन जाएगी, उसके बाद ये मामला तय हो जाएगा। लोग चाहे खुशी से तस्लीम करें या नाखुशी से, मगर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो फैसले हैं उनका वही हाल होगा जो आपको याद है बंदयाल साहब के दौर में भी, जब उनको भी कहा जाता था कि आप अगर ये मखसूस बेंचेस बनाते रहे और सारी कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया तो आपके फैसले की कोई पब्लिक लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। बेशक कानूनी तौर पे बिल्कुल सही फैसला हो, मगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। और यहाँ भी यही सिचुएशन है। क्रेडिबिलिटी अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी कायम करनी है तो तमाम जजेस को इस इशू पे बिठाना पड़ेगा। लेकिन आज मामला 3 हफ्ते के लिए मौखर किया गया और साथ ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लाने के लिए। तो क्या ये कोर्ट पैकिंग नहीं होगी कि फिर ताकि पहले हम वो 8 जजेस लें और फिर फुल कोर्ट बनाएंगे ताकि हमें फिर भी मेजॉरिटी रहे और 26वीं आईनी तरमीम कायम रहे? क्या इस नज़र से नहीं इसको देखा जाएगा? क्या इसको इस्टेब्लिशमेंट के अलावा जुडिशल इंटरनल पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं देखा जाएगा फिर? देखें, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक गैर मुनासिब और गलत चीज़ की गई है, क्योंकि बात यह है कि उन्हीं 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंजेस में डायरेक्टली ये पिटिशन भी है, प्रेयर ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपनी पिटिशन में है
कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट, और ये भी लाया इसलिए गया था वरना इसके 17 से आपने 33 कर दिए थे, और लाया ऑब्वियसली इसीलिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट को अगर अगर यहाँ से ना माने तो हम 18 अपने नए जजेस ला के इनको वैसे ही ओवरवेलम माइनॉरिटी में कर कर देंगे, देंगे। माइनॉरिटी कर देंगे। तो वो एक्ट भी चैलेंज्ड है। उसकी मौजूदगी में अगर आप ये तमाम आप जजेस आप अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन जजेस को, अगर अगर यू सी इफ जजेस हैव रिकंसाइल्ड कि वी हैव टू डू व्हाट द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट्स अस, तो फिर तो एक बात है। मगर ये चीज़ें देखें, ये जो आईनी और कानूनी तशरीह होती है ये सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं होती। अभी आप, और जब आप इस किस्म की नई चीज़ें, आप नई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर उनका इवेंचुअल जो बैकलैश है वो भी उसी तर्ज से आता है। हमारे यहाँ हमारी हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट के जो मंजूर नज़र होते हैं वो 3-4 साल से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, अक्सर 1-2 साल पे ही उनका जी भर जाता है। हम्म, जब भी कोई चेंज आता है फिर, तो आप देखेंगे कि एक तो अव्वल कोर्ट का फैसला आए वगैरह वो एक अलग चीज़, दूसरी कि जब रिजीम्स चेंज होती हैं तो फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये क्यों टॉलरेट करेगी, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट क्यों टॉलरेट करेगी कि एक अदालत जिसको आपने पैक किया है आप उसको उस अदालत को मेंटेन करें। फिर जब वो फेरा जाएगा तो जरूर। उसमें पुराने और नए सब फेरे जाएंगे। तो ये चीज़ मैं नहीं मुझे तो नहीं समझ में आती कि ये एक ऑब्वियस सी चीज़ अगर हम सिर्फ वक्त के आज की फायर फाइटिंग के लिए अपने तमाम इदारे का फ्यूचर दाव पे लगा दें, वो मुझे एक विजडम तो नहीं नज़र आती। लेकिन जस्टिस जय अफरीदी का तो शायद यही विजडम है जो हमारे ताकतवर इदारों का शायद विजडम होगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए सलाउद्दीन भाई, लाइक आज एक और भी बड़ा अहम केस था, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बड़े बरहम थे कि जी हमारे बारे में क्यों कहा गया, हालांकि उनका नाम भी नहीं लिया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उसमें। मुझे ये बताइए कि क्या एक जेर समात केस विदड्रॉ किया जा सकता था? क्या कमेटी ये इख्तियार रखती थी? और जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद क्या ये कमेटी इख्तियार रखती थी? मेरी राय में कमेटी का इख्तियार नहीं था, और वो इसलिए क्योंकि एक बार एक केस में समात चल रही हो, देखें एक खोसा साहब ने एक बार अपनी एक आर्टिकल में बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात की थी, और उन्होंने कहा हम सब सिर्फ ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंस होती है कि हम सरकार से या इस्टेब्लिशमेंट से अपनी इंडिपेंडेंस कायम करें, मगर इंडिपेंडेंस का असल मतलब इंटरनल इंडिपेंडेंस भी है कि मैं अपने असातिज़ा जजेस या चीफ जस्टिस के व्यूज़ से इन्फ्लुएंस ना हूँ। मैं अपना जो ये ड्यूटी है वो मैं इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करूं, दूसरों से इन्फ्लुएंस, अपने साथियों से इन्फ्लुएंस होके ना करूं। अब ये जो प्रिंसिपल है ये तमाम जजेस पे अप्लाई होता है। जब आप एक बेंच में अपना जुडिशल माइंड अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर आपने ये नहीं देखना कि चीफ जस्टिस क्या चाहता है या कमेटी के मेंबरान क्या चाहते हैं। आपने फिर अपना फैसला अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक करना है। अब अगर ये आप अलाउ कर दें कि कोई चीफ जस्टिस या कोई कमेटी के 2-3 रुकन जो हैं, अगर उन्हें लगे कि भाई वो जो फलां बेंच है वो जो फैसला करने जा रही है, जो उनकी रिमार्क्स आए हैं वो तो कोई मुझे तो नहीं समझ में आते, मुझे तो गलत लगते हैं, गैर आईनी लगते हैं, गैर कानूनी लगते हैं। अगर आप ये अलाउ कर देते हैं कि कमेटी कभी भी चाहे तो किसी भी जज से कब किसी स्टेज पे केस छीन सकती है, तो फिर तो कोई जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं रही। फिर तो इनफैक्ट फिर माशाल्लाह तमाम जज, आपने जिक्र किया, तमाम जज साहिबान को 25-25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उन जजेस पे वो वेस्टेड हैं। फिर तो सिर्फ जो कमेटी के रुकन हैं
वही डिसाइड करें, क्योंकि वैसे ही अगर उनके पास पावर्स हैं कि वो कभी भी किसी से केस लेके कहें कि नहीं ये तो तुम गलत कर रहे हो, ये तो फलां को दे देते हैं, वो सही करेगा, हाँ। तो फिर तो द रेस्ट ऑफ देम आर ऑल रिडंडेंट, दे आर एक्सेसिव। अपना पब्लिक का पैसा बचाएं। कमेटियों ने फिर तौहीन अदालत की, देखिए, मैं क्योंकि अदालती हुक्म तो उन्होंने नहीं माना। मैं समझता हूं कि इफ्तिखार लाइक बंदयाल साहब के दौर में हम यही चीखते थे कि आप कैसे एक अदालती हुक्म को इंतजामी इख्तियार से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून की, मेरी राय में जो कानून और आइन की जो सही इंटरप्रिटेशन है, उसके मुताबिक तो उनकी खिलाफ वर्जी हुई। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर ओवरराइड हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो कानूनी तौर पे गलत कदम था। तौहीन अदालत जो है, वो इशू हमेशा कोर्ट और कंटेमनर के दरमियान होता है। मगर इस किस्म की तौहीन अदालत की स्पेसिफिकली कोई बात, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी जो फैसला है उसमें स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात नहीं की। मगर ये वाला जो इशू कि ये कोर्ट के ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ओवरराइड कर सकता है, ये कानूनी अमल है या नहीं है, वो उन्होंने उसमें अपना आई थिंक प्रूडेंटली इसको सिर्फ फुल कोर्ट की के लिए छोड़ दिया था। वो चीज़ अब जो अपील में आज डिस्पोज ऑफ हुआ है, अभी तफसीलात तो नहीं आई, मगर उसमें आएगा कि अपील में क्या उसमें किया वो फैसला आता है। बट आई थिंक जो प्रिंसिपल है वो तो मैं समझता हूँ क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल ऑर्डर को ओवरराइड नहीं कर सकता। आज जैसे जमाल खान मंदोखेल तो बहुत जज्बाती हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर तौहीन वो अदालत वाला मामला आता है तो फिर तो कमेटियों में वो भी मेंबर हैं और उस पर बड़े वो जज्बाती भी थे। लेकिन वो एक बात बार बार कह रहे थे कि वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, आर्टिकल 191 ए की, जस्टिस मंसूर अली शाह वाला बेंच वो केस सुन के। तो हम या आइन की खिलाफ वर्जी करते या अदालती आर्डर की खिलाफ वर्जी करते, तो हम तो आइन के साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो माजरत के साथ क्या वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था वो केस सुन के? क्योंकि ये तो आज बार बार ये कहते, तो उसके क्या नताइज होंगे? लाइक वो तो मुझे लगता है कि ये भी पूछना चाहते हैं कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए आइन की खिलाफ वर्जी पर? लाइक क्या था, आई क्या डोंट थिंक इस हद तक बात थी। मगर देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर जो थे, वो उस कमिटी का हिस्सा थे जिसका फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि गैर कानूनी है। अब उस सिचुएशन में एक नेचुरल सी बात होती है, मैं अगर बैठा हूँ, मैंने कोई एक फैसला किया है और मैंने नेक नियति से किया है, अपना दिमाग लड़ा के किया है, जो मैं समझता हूँ सही किया है। वो एक बार जब चैलेंज हो, कोई कहे कि नहीं आपने बिल्कुल गलत किया है, तो एक ह्यूमन रिएक्शन है कि आप कहें कि नहीं मैंने तो सही किया है, ये आप गलत कह रहे हैं वगैरह। द थिंग इज कि वो ह्यूमन इमोशन रिमूव करने के लिए तरीक़ेकार नॉर्मली यही होता है कि जजेस रिक्यूज कर लेते हैं। अब देखें, एक मिसाल आपको दूं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी मोअज़्ज़िज़ जज हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मगर एक मैं आपको मिसाल दूं, फ़र्ज़ करें मैं हाई कोर्ट में बैठ के एक फ़ैसला दे देता हूँ, बिल्कुल इंसाफ करता हूँ मेरी नज़र में। सुप्रीम कोर्ट में वो केस आता है, उस वक्त तक मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया हूँ। कोई भी जज क्या ये कहता है कि भाई केस में तो मेरा डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं ये अपील भी सुन लेता हूँ? नहीं बैठते, क्योंकि एक तासुर जाता है कि भाई अगर आपने एक फैसला दिया हुआ है तो एक आपकी नेचुरल रिएक्शन होगी कि यार मेरा फैसला तो सही था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप उस अपील में नहीं सुनते। उसी प्रिंसिपल पे आई थिंक शायद बेहतर होता कि अगर वो ना सुनते। अब ये बात देखें, बात ये है कि अपील का जो मंसूर अली शाह साहब का जो व्यू था वो सही था, या जो मंदोखेल साहब का व्यू था वो सही था। ये चीज़ें
अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पूछेंगे, वो तो कहेंगे मेरा व्यू सही था, और मंदोखेल साहब भी कहेंगे कि मेरा व्यू सही था। इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का, दैट इज़ वाई मैंने बेंच को भी यही कहा था कि ये जो भी किसका सही था किसका गलत था, ये किसी पार्शियल किसी सिलेक्टेड बेंच को नहीं करना चाहिए, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। ये चीज़ सामने पूरी फुल कोर्ट के सामने लाएं, फुल कोर्ट कह दे कि भाई आपका व्यू, आपने नेक नियति से किया, सब कुछ किया, मगर आपका व्यू सही नहीं था, आपका व्यू, आप भी उतने ही नेक नियत हैं मगर आपका व्यू गलत था, तो फ्यूचर में हम ये कोर्स फॉलो करेंगे। वो चीज़ पता नहीं क्यों जजेस में हिचकिचाहट नजर आ रही है कि उस अमल में सबकी राय लेने से क्यों कतरा रहे हैं। अच्छा, वो सबकी राय शायद किसी और को पसंद नहीं आएगी अगर सबकी राय ली जाएगी, जिन्होंने 26वीं यानी तरमीम रात 12 बजे के बाद करवाई है, और शायद इसका एहसास मुझे लगता है कभी कभार जजेस को भी है। लेकिन अब ज़रा इससे एक टॉपिक आगे आते हैं। आप साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, जब वो जज थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के, एक रेफरेंस आया, और मुझे क्लैरिटी है वो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा वाली फौजी इस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस था। आप उनके वकील भी थे, तो मैं उस पर ज़रा चंद अगर आपसे चीज़ें जानना चाहूँ। पहली बात तो ये बताइए सलाउद्दीन भाई, आप उसमें फीस लेके वकील थे या आप खुद अपने ट्रस्ट की वजह से, क्या था? नहीं, फीस फीस तो नहीं थी। फीस नहीं ये थी, अलबत्ता ये अपने वो अलबत्ता है। एक अदलिया के आज़ादी के लिए आप लड़ रहे थे मुकदमा, ठीक है। अ, काजी साहब से जो आपकी मीटिंग्स हुई, मैंने, ज़ाहिर बात है क्लायर और क्लाइंट की होती है, वो नहीं आप चीज़ें सामने ला सकते, लेकिन क्या आपको उस वक्त ये तासुर था कि ये सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक मोटिवेटेड रेफरेंस है, या आपको लगता था कहीं ना कहीं, लेकिन बतौर वकील तो आपने डिफेंड करना था, और जाहिर बात है वो गलतियां वैसे आम हालात में नज़रअंदाज कर दी जाती, लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट के रडार पर आ जाए तो फिर वो आपकी हर गलती ढूंढ के आपको निशाना बनाते हैं, लेकिन आप उनके साथ हो तो आपके जराइम पर भी पर्दा डाल जाते हैं। तो कहीं अपने टैक्स अमूर में काजी साहब और मिसेस रीना ईसा से कोई गलती हुई थी? देखिए, मेरी राय में कानूनी उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था, ठीक है। और मेरी राय में जो मुकदमा बनाया वो प्योर एंड सिंपल जनरल फैज़ हमीद की उनसे जो रंजिशें थीं, साथ में उस वक्त लॉ मिनिस्टर भी थे, उनकी अपनी रंजिशें थीं एट्सेट्रा, तो उनकी ईमा पे ये मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया, और वो चीज़ सामने नज़र आ रही थी जिसकी वजह से आई फेल्ट उस वक्त, जबकि अब अब लोग तनकीद भी करते हैं उस पे, कुछ हमारे दोस्त वगैरह, मगर मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि उस वक्त पे वो बिल्कुल सही फैसला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को विक्टिमाइज किया जाए बाय एजेंसीज उनके फैसलों के ऊपर, तो उन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी उसके बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद कई उनके ऐसे फैसले थे उस जिसकी पर भी मैं तनकीद आता हूँ, करता रहा लेकिन आपको हूँ। क्या उस दौर में ये थी आपके पास लाइक इत्तलात, या काजी साहब कुछ आपको बताते थे, या कुछ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जजेस मोटिवेटेड थे उनको निकालने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिशमेंट की भी देखें, उसमें डेफिनेटली उनको डेफिनेटली तायद हासिल थी, या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे? देखें डेफिनेटली एक सेक्शन जजेस का था जो उस वक्त अपना क्लियरली काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ उनका व्यू पॉइंट था। उसमें किस लेवल तक इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, मैं उसका कोई पर्सनली तो कोई ना विटनेस हूँ, ना मेरे पास पर्सनल नॉलेज है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड नोइंग पाकिस्तानी जुडिशल हिस्ट्री, इट वुड नॉट सरप्राइज मी कि अगर कुछ प्रेशर जुडिशरी पे उस केस में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से प्रेशर हो कि काजी फाइज ईसा साहब को
फारिग करना है। मुझे एक बात बताएं, उसके बाद फिर वो चीफ जस्टिस बने, आप क्या समझते हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, या आपको यहाँ तक लगा कि शायद आप जो उनको समझ रहे थे वो नहीं थे और शायद आप डिसीव हो गए? क्या लगा आपको? देखें, काजी साहब का टेन्योर मैं डिवाइड करूंगा दो में। अप टिल जनवरी 2023, 2023 में जी ही जी, हुए थे ना। 13th हाँ। जी। अनटिल देन अगर आप उनके फैसले देखें तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे फैसले थे जो भुट्टो रेफरेंस के केस में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के केस में, वो इवन जो 62(1)(f का वो था, अलबत्ता वो थोड़ी बाद में आया था शायद, मगर ऐसे कई ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस थे जिसमें बड़े अरसे के बाद, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट भी कायम हुई, लाइव टेलीकास्ट का भी सिस्टम शुरू हुआ, फिर बाद में ख़त्म हो गया मगर शुरू हुआ। आई थॉट दीज वर ऑल वेरी हेल्थी साइंस। फुल बनना बड़े अरसे से, 4 साल से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई थी। आई थॉट वो पहले 3 महीने में तो इट वॉज एन एक्सलेंट टेन्योर। जिन जो बाद के फैसले थे, जिनको मैं समझता हूँ कि उन पे तनकीद बनती है, जायज़ बनती है, और लोग बहुत हेविली क्रिटिसाइज करते हैं और सही करते हैं, आई थिंक। एक तो जो पहला जो बैट के सिंबल्स वाला जो बल्ले वाला केस था, वो मैं समझता हूँ कि वो गलत डिसाइड हुआ। उसमें बहुत सी ऑप्शंस मौजूद थी बेंच के पास, और एक मकबूल सियासी जमात से उसका सिंबल छीनना, जबकि सामने नज़र आ रहा था कि उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट भी है वगैरह, वो मैं समझता हूँ कि गलत फैसला था। वो दूसरा, गलती इंटेंशनल थी, या काजी साहब का जो अपना भी एक पीटीआई पर गुस्सा था वो भी निकला? देखें, आई थिंक एक जो उस केस के दौरान ही एक फैक्टर जो काजी साहब की मिजाज में था कि उनको कोई अगर पसंद ना हो तो वो उसको डिस्गाइज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और कई उस केस के हेयरिंग के दौरान और उसके बाद भी वगैरह कई ऐसे मौके आए जिसमें उनकी डिसलाइक जो थी फॉर सम काउंसिल और सम पार्टीज, वो नुमाया होती थी। और वो एक चीज़ है जो कि यू सी, एक चीज़ होती है और हमारे जजेस अक्सर इसको इग्नोर कर जाते हैं। एक चीज़ होती है द लीगैलिटी ऑफ योर डिसीजंस, ठीक है, वो एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है द पॉपुलैरिटी ऑफ योर डिसीजंस, ठीक है, पॉपुलैरिटी को जज को कभी नहीं देखना चाहिए। मगर तीसरी चीज़ होती है द पब्लिक लेजिटिमेसी ऑफ योर डिसीजंस। वो जो तीसरी चीज़ है ना, वो अक्सर हमारे जज साहिबान इग्नोर कर जाते हैं। पब्लिक लेजिटिमेसी का ये मतलब नहीं होता कि आपका जो फैसला है वो लोगों को पसंद आएगा। पब्लिक लेजिटिमेसी का ये मतलब होता है कि जिस तरीके से आप उस फैसले पे पहुंचे हैं वो ऐसा तरीक़ेकार है जिससे लोगों का इंस्टीट्यूशन पे एतमाद जो है वो मेंटेन होगा। तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बेंचेस कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप पार्टीज आपके सामने पेश हो रही हों तो आप दोनों पार्टीज के साथ आपका रवैया बराबर हो। वो चीज़ जब आप नहीं करते तो बाकी मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि बल्ले के फैसले में क्या लीगल लूप होल्स थे या नहीं थे, मगर सर्टेनली वो पब्लिक लेजिटिमेसी वाली जो बात है ना, वो वहाँ ख़त्म हुई। दूसरा जो फैसला मैं समझता हूँ उसमें फैसला नहीं किया मगर फैसला ना करके गलती की, और वो था इस्लामाबाद के वो जो 6 जजेस वाला लेटर था ना। इससे ज़्यादा बड़ा केस मैं नहीं समझता कि जुडिशल हिस्ट्री में हो सकता है। आपके एक हाई कोर्ट में से 8 जजेस ने में से 6 जजेस ने खत लिखा है कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से प्रेशर है। एक के घर से कैमरा, उसके बेडरूम से कैमरा निकले हैं जो ट्रांसमिट कर रहा है।
दूसरे का रिश्तेदार जो है वो किडनैप हुआ है, उसको उस रिलेटिव्स के थ्रू उसको कहा जा रहा है कि आप फलां केस में फलां के साथ ये रवैया रखें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जब आपके पास हाई कोर्ट के जजेस आपको लेटर लिख रहे हैं, उस मामले को अपना एक सरसरी सी हियरिंग करके उसको फिर बेरी कर दिया जाए, तो उस स्टेज पे तो आपने फिर एक दावतनामा एक्सटेंड कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आओ जजेस को प्रेशराइज करो। लेकिन ये इ- जो दावतनामा एक्सटेंड किया गया, क्या ये अनइंटेंशनल किया गया, या आपको ये नहीं लगता कि काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टीम अप हो चुके थे, जिस अंदाज में वो कोर्ट लेकर चल रहे थे? क्योंकि उनके फैसलों की बेनिफिशरी मेरी नज़र में इवन के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी नहीं थी। मेरी नज़र में उनकी फैसलों की बेनिफिशरी एस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये क्या फैसल वाडा को 6-6 माह पहले इल्हाम हो रहा था कि पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी, बल्ला उनके पास नहीं होगा, ठीक है? और वो, आपको पता है फैसल वाडा साहब किन की तर्जमानी करते हैं, और वो अगर बताने लग जाएँ, ठीक है, तो वही तो नहीं उनको आ रही थी मेरी तरह, कि वो भी थोड़े से ज़रा गुनहगार मुसलमान हैं, ठीक है? तो कैसे ये सब कुछ हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि काज़ी साहब जो कर रहे थे वो इतना स्क्रिप्टेड कैसे था? देखें असद साहब, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो हुई हो तो उसका मैं तो ऐनी शायद नहीं हूं, ना मेरे सामने ना किसी ने मुझसे ऐसी कोई बात की है। मगर जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और अगेन गोइंग बैक टू दैट पब्लिक लेजिटिमेसी थिंग, अगर फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रिडिक्ट होती हैं और उसी सिमत में चीज़ें निकल जाती हैं, तो फिर लोग जब उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं और फिर मोटिव्स भी एट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर आपने अपना रवैया जो है वो ऐसा ना रखा हो कि जिसमें पब्लिक लेजिटिमेसी अश्योर हो रही हो, तो फिर देन वन हैज़ टू एक्सपेक्ट कि इस किस्म की एक्यूजेशंस भी की जाएंगी, और उनके डिफेंस में फिर आपके पास कुछ होता नहीं है कि उस चीज़ को रिबट किया जाए उन एक्यूजेशंस को। अच्छा, बतौर वकील तो आप लोगों ने बहुत अच्छा केस लड़ा चीफ जस्टिस जो थे साबिक काजी फैसला साहब का। लेकिन मुझे लगता है कि बेंच के अंदर से भी दो लोगों का बहुत कलीदी किरदार था उस वक्त काजी साहब को बचाने में। मुझे लगता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। क्या आपको लगता है कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने देने में काजी फैसला साहब का कोई किरदार नहीं है? देखें, जो इमीडिएटली वो 63A वाला case take up, and this was the third example that I was going to give of the decisions that I thought, और ये नहीं है कि 63A का मैं कहता हूँ कि फैसला गलत था, या मगर जो उजलत दिखाई गई थी उस वक्त कि ये फौरी तौर पे सुनना चाहिए, दैट वाज अगेन समथिंग जिस पे फिर लोगों ने एतराज़ किया और शक की निगाह से उस प्रोसेस को, प्रोसेस साफ शफाफ होना चाहिए। जब प्रोसेस लगे कि भाई नहीं, ये तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है कि अगर आईनी तरमीम करने के नंबर पूरे नहीं हुए, तो वो नंबर पूरे करवाने के लिए अचानक, क्योंकि वो 8-9 महीने से तो वो केस नहीं लगा था ना, हम्म। उस वक्त भी कमेटी वगैरह मौजूद थी वगैरह, किसी चीफ जस्टिस साहब ने भी, काजी फायजीसा साहब ने भी नहीं कहा था कि ये इस केस को लगाना चाहिए, ये बड़ा अहम केस है, ठीक है। ऑफिशियली तो कोई आईनी तरमीम कोई टेबल भी नहीं हुई थी, कोई हुकूमत ने भी नहीं कोई अर्जेंसी की दरख्वास्त लगाई थी कि भाई हम कोई आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, हमें ये मसला हो रहा है इस फैसले से। मगर सडनली जब एक बार बातें शुरू हुई एक्सटेंशन की और ये और वो, और उस दौरान फिर ये इंसिस्ट किया जाए कि नहीं, इसको तो फौरन वेकेशन में ही सुन लिया जाए वगैरह, उससे डेफिनेटली एक आप फिर मौका दे रहे होते हैं कि जो आपके क्रिटिक्स हैं वो एक्यूजेशन करते हैं कि भाई ये प्रोसेस जो था वो डूबियस था।
लेकिन वो बड़ा ग्लेरिंग डूबियस था, आपने कमेटी तोड़वा दी। जिस दिन कमेटी का इजलास था, आपने इजलास ना बुलाया, आपने आर्डिनेंस का वेट किया। और जैसे ही आर्डिनेंस आई, आपने 1 घंटे के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी में डाला, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, और फिर उसके बाद आपने उस कमेटी के ज़रिए बेंच बनाया और उस बेंच के सामने 63A लगाया, जिसके लिए आप पहले कमेटी इजलास में लड़ाई कर चुके थे जस्टिस मुनीब अख्तर से, ठीक है? और फिर आपने वो 63A का फैसला ओवरटर्न किया और फिर रातों रात वो 26वीं तरमीम करवाई गई। तो ये सब कुछ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मोटिवेटेड थे प्रॉपर ये सब कुछ करने के लिए? ये नहीं कि वो एक एक नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के तहत एक चीज़ें उनको जो लगता थी वो कर रहे थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था 26वीं आईनी तरमीम में, या वो जिसे कहते हैं एक्सटेंशन लेने की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं था? देखिए, मुझे उस चीज़ पे ताज्जुब हुआ क्योंकि काजी साहब का पहले बड़ा क्लियर स्टांस था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में चीफ जस्टिस बनने के बाद भी, कि ये चीफ जस्टिस का वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और अक्सरियती फैसला जो होता है, तीन दिमाग जो हैं वो एक से बेहतर होता है, अक्सरियती फैसले की को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जब एक उस वक्त तक तो कभी उनके साथ कमेटी में किसी ने उन्हें ओवरराइड नहीं किया था। जब पहली बार कमेटी में वो ओवरराइड हुए, 2-1 का फैसला आया कि नहीं, ये छुट्टियों के बाद ही केस लगेगा, तो उसमें फिर उन्होंने दोनों हाथों से ऑर्डिनेंस को वेलकम किया, जिससे वो वन मैन शो दोबारा बरकरार किया गया, बहाल किया गया। तो उससे ताज्जुब तो होता है कि व्हेन यू हैव टेकन अ क्लियर पोजीशन कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से हमें डेमोक्रेसी, अपनी कोर्ट के अंदर भी डेमोक्रेसी कायम करनी है। और फिर डेमोक्रेसी में तो ये होता है, कभी आपके फैसले नहीं चलते और आप कहते हैं ठीक है, अक्सरियत फैसले को मैं मान लेता हूँ। फिर उस सिचुएशन में ये वेलकम करना कि एक ऑर्डिनेंस आ जाए, और ऑर्डिनेंस की भी नहीं, पावर पे, और ऑर्डिनेंस की भी पावर पे काजी साहब का बड़ा क्लियर व्यू रहा था कि ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ इसेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन में और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आनी चाहिए, वरना बाकायदा पार्लियामेंट से कानून साजी होनी चाहिए। और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस को भी आप एक्सेप्ट कर लें कि कोई बात नहीं अपना। सो उससे सवालात जो उठते हैं नहीं, वो मतलब तो सही इतना उठते हैं। कैसे ये वेल स्क्रिप्टेड था कि काजी साहब 63 के लिए लड़ाई कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में, और फिर फौरी तौर पे वो ऑर्डिनेंस आ जाता है उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर। लाइक कैसे हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को इल्म हो जाता था कि काजी साहब को क्या दरकार है और काजी साहब ने कौन सा केस मुकर्रर करना है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी करें। और फिर काजी साहब भी, जो कि आप खुद अभी रिमाइंड करवा रहे हैं, कि वो ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ थे, और फिर वो उसी ऑर्डिनेंस को वेलकम करते हैं, और फिर 63A होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर, जिसे कहते हैं वो, हज़रत अली ने कहा था कि जिस पर एहसान करो, देखिए, वो कीमत अदा की। मैं नहीं समझता कि मंसूर अली शाह साहब ने एज सच एहसान किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जज अगर फैसला देता है किसी के हक में, तो वो इस उम्मीद पे, या कम से कम होना नहीं चाहिए ठीक है। कि वो इस उम्मीद पे करे कि दूसरा जो है वो मेरा शुक्रमंद रहेगा, वो मुझे बाद में जाके रेसिप्रोकेट करेगा। बंदे को फैसला जो करना चाहिए वो अपने ईमान और अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस थी वो बदनीयती पे मबनी थी, उसको कालादम करार देना चाहिए था। ये कि और मैं नहीं समझता कि मंसूर अली शाह साहब ने भी कोई एहसान करके नहीं, वो चलिए किया हम हो। उसको एहसान नहीं कहते, लेकिन अ, क्या उन्होंने या आप लोगों ने सोचा था कि एक दिन इनका रास्ता रोकने के लिए काज़ी साहब आई आउट ऑफ वे जाएँगे, सब कुछ रोन आई देंगे? थिंक जो गलतियां की गई उसकी वजह से हमारी जो अभी मौजूदा जो जुडिशरी की हालत है, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में है, और जिसका आपने पहले भी तज़किरा किया, आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ भी आयद होती है।
जस्टिस काजी फैज ईसा पे भी। जस्टिस काजी फैज़ पे भी। आपने पे भी कहा, तो क्या आपकी मुराद कुछ और साथी जजेस भी हैं उनके? अ, मैं तो इनफैक्ट इसको मैं नाम ज़रा, नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ, क्या आपकी मुराद? मैं तो देखें इसको इनफैक्ट मौजूदा जजेस भी और साबका जजेस भी उसमें शामिल हैं। एंड साबका जजेस नॉट नेसेसरीली जो आजकल तो हम आप पॉइंट आउट करते हैं ये साइड है वो साइड है, मैं वैसे भी इवन ये जो सिलसिला शुरू हुआ था और पिछले 5-6 सालों से कि कोर्ट्स में अपना डिविजन्स करें, जो जजेस ही कर रहे थे, चीफ जस्टिस ही कर रहे थे कि इस बेंच को, और आपको याद होगा मैंने तो इस पे पेपर भी लिखा था कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट केसेस में बेंचेस की जो कॉम्पोजिशन है वो चंद जजेस जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा उन बेंचेस में होते हैं, जी। अनइम्पॉर्टेंट केसेस में बाकियों को छोड़ दिए जाते हैं। ये जो तसलसल रहा बोटियां खुद रख लेते हैं, शोरबा दूसरों में बांट देते हैं, हैं? तो ये जो पिछले 5-6 सालों में जो चीज ट्रेंड शुरू हुआ उसका कभी ना कभी रिएक्शन होना था। हमारी बदकिस्मती ये है कि रिएक्शन ऐसा हुआ है कि एक चीज को जो सही होनी चाहिए थी उसको आपने 2 गुना 3 गुना खराब कर दिया है। कि जो बेंचेस की फॉर्मेशन और हम ख्याल बेंचेस एंड सो ऑन सो फोर्थ होता था, अब वो हम ख्याल चीफ जस्टिस के हम ख्याल नहीं रहे। अब वो हम ख्याल अपना पिंडी में और इस्लामाबाद में ख़ास जगह लोगों जो लोग बैठे हैं उनके हम ख्याल की तरफ आपने दरवाज़ा खोल दिया है। तो वो चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ इट्स अ मिसफॉर्चून। और तमाम बहुत सारे जज साहिबान की मौजूदा और साबका उसकी उनमें रोल है। उसमें रोल है। अच्छा, सलाउद्दीन भाई, आखिर में इस तरफ आते हैं, जो मैंने रेफरेंस भी दिया था कि आपके वालिद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। मुझे एक चीज़ वैसे इस उनके बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन करने से पहले, लेकिन क्योंकि आप जजेस को करीब से देखते रहे हैं, जाहिर बात है आपका सोशलाइजेशन बाकी जजेस के साथ भी होगी अपने वालिद की वजह से। क्या आपको लगता है कि जजेस की अनाएं बहुत बड़ी होती हैं, कि लाइक अपने बारे में लफ्ज़ नहीं सुन सकते, और इनको लगता है कि लाइक कैसे किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, लिख दिया? बहुत बड़ी अना होती है जजेस की, माय लॉर्ड सुन सुन के। देखिए एक हमारे पाकिस्तान में और जगह भी होता होगा मगर यहाँ शायद ज़्यादा होता है कि कोई आदमी भी किसी बड़े ओहदे पे फायज हो जाए तो उसके चापलूस बहुत बन जाते हैं और हर कोई उनको उनकी तारीफों के जो पुल बांधते हैं। जो लेस डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं या लेस फर्म लोग जो होते हैं वो तारीफें सुन के वो समझना शुरू कर देते हैं कि ये सही कह रहे हैं और फिर वो अपने आप को फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं ही अक्ल कुल हूँ। वो जो ह्यूमिलिटी रखना ना इन ओहदों पे बहुत सबसे मुश्किल काम होता है कि अपनी ह्यूमिलिटी बरकरार रखे, अपनी रियलाइजेशन के आज लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए वकीलों का तो काम है, जजेस की अगर सिर्फ बात करें मगर ये सिर्फ जजेस पे लिमिटेड बात नहीं है और ओहदे भी जो हैं वहाँ भी ऐसा होता है। मगर जजेस के सामने वकील जो पेश होता है वो तो माय लॉर्ड ही करेगा। उसको अपना स्टे ऑर्डर चाहिए, बेल चाहिए, वो नेचुरली कहेगा सर आपने, अगर वो जज साहब ने आधे घंटे के बाद उन्हें बड़ी बुनियादी सी बात समझ आई है तो जब वो जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे हाँ सर ये मैं कह नहीं पा रहा था, आपने क्या खूबसूरती से इस बात को एक्सप्रेस किया है। मसला ये होता है कि जब आप वो जो ये फ्लावरी लैंग्वेजेस और ये वो इन चीज़ों से वाकई समझना शुरू कर दें कि हाँ मैं तो बहुत ही अफलातून हूँ, तो उसमें फिर गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। अच्छा सलाउद्दीन भाई, अब स्पेसिफिकली मैं आपके वालिद साहब के बारे में क्वेश्चन करूंगा आपसे, कि वो एक 12 मई हुई थी जिसमें कराची में बहुत कत्लेआम हुआ। उस वक्त के चीफ जस्टिस 2007 में 12 मई 2007 को कराची जाना चाहते थे। एमक्यूएम ना सिर्फ हुकूमत में थी बल्कि पूरी तरह ताकत में भी थी।
उस पे कोई कम्युनिकेशन हुई थी। आई रिमेंबर आपने एक दफ़ा थ्रेड भी एक ट्वीट किया था। वो क्या थी आपके वालिद में और क्या गवर्नर सिंध में उस वक़्त के इशरतुल-इबाद में कोई कम्युनिकेशन हुई थी, क्या था? जी, उसमें हुआ ऐसे था कि जब ये अनाउंस किया था चीफ जस्टिस साहब की, इफ्तिखार चौधरी साहब की टीम ने, कि हम 12 मई को सिंध हाई कोर्ट बार की दावत पे हम आएंगे, तो उस वक्त एमक्यूएम ने अनाउंस कर दिया था कि उसी दिन पे हम भी अपनी वो कोई जुलूस रखेंगे और हम उनको चीफ जस्टिस को आने नहीं देंगे। उसमें फिर नेचुरली अपना एक कॉन्फ्लिक्ट की, उस ज़माने में एमक्यूएम का जो रवैया था वो आज वाला नहीं था। हाँ। तो एक कॉन्फ्रंटेशन और वायलेंस की एक एक्सपेक्टेशन हुई, थी कि वायलेंस होगी। उस सिनेरियो में इशरतुल इबाद साहब ने मेरे वालिद को फ़ोन किया था। आई थिंक 10 तारीख थी या 9-10 मई की बात थी, कि उन्होंने कहा कि रात ये, के ये कॉल आई? हाँ, पहली कॉल तो नॉर्मल टाइम पे आई थी। तो उन्होंने कहा कि सभी साहब, अपना अगर ये दोनों इवेंट्स जो हैं, एमक्यूएम का भी और बुकला का, दोनों साथ साथ होंगे, तो इसमें हमारी जो रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ वायलेंस का बहुत ज़्यादा चांस है। तो कोई तरीका निकालें, उनको समझाएं चीफ जस्टिस साहब की टीम को, कि ये किसी तरीके से इसको अवॉइड करें, इस क्लैश को। तो मेरे वालिद साहब ने वहाँ आगे बात की इफ्तिखार चौधरी साहब की टीम के साथ भी, और कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, तो लेट्स फाइंड अ वे आउट। उसी टाइम पे वहाँ सिंध में 144 लग चुका था। तो एक प्रपोजल ये आई कि अच्छा चलें, अगर ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि सिंध में 144 आयद हो चुका है, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स बैन हैं, तो हम भी अपनी जो विज़िट है कराची का, हम उस 144 को बहाना बना के हम भी विज़िट पोस्टपोन कर देते हैं, और एमक्यूएम भी अपनी रैली कॉल ऑफ कर दे। तो उससे ये होगा कि दोनों साइडों के पास एक फेस सेविंग भी हो जाएगी, और वो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन जिसकी बात कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी। ये उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की टीम की तरफ से तजवीज़ जी, आई। जी। ये बात मेरे वालिद ने फिर जब इशरतुल इबाद साहब को कम्युनिकेट की, तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, एंड ये अवॉइड करते हैं, एंड मैं समझता हूँ इस पे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो आप उनसे कहें कि ठीक है, वो भी कोई बहाना दें, हम भी कोई बहाना देते हैं, ये कॉल ऑफ कर देते हैं। अम, उसके बाद एक दिन बाद, आई थिंक वो शायद 10 तारीख थी या 11 तारीख थी, कि उनका उस वक्त फिर उनका फ़ोन, मुझे याद है, रात के कोई 2:30-3 बजे आया, और वालिद साहब को जब जगाया गया तो उन्होंने बात की। तो उस वक्त वो फिर जब उन्होंने फ़ोन रखा, वो बहुत डिस्टर्ब थे। उस पे उन्होंने गवर्नर साहब ने उनसे कहा कि देखें, अब आई एम सॉरी, मैंने तो आपसे एग्री किया था कि दोनों रैलीज जो हैं दोनों कॉल ऑफ हो जाएंगी, मगर ये अब मुझे इंस्ट्रक्शन आई है ऊपर से। अब वो ऊपर से आई डोंट नो कौन था ऊपर, वेदर इस्लामाबाद की इंस्ट्रक्शन थी या लंदन की इंस्ट्रक्शन थी, आई डोंट नो। मगर उन्होंने कहा कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है कि आप कॉल ऑफ करें, मगर हम तो हर सूरत में अपनी रखेंगे। तो उस पे वालिद साहब ने उनसे कहा कि देखिए, मैंने उन्हें अश्योर आपके उस पे किया था कि दोनों दोनों साइड्स को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, वरना मैं कैसे उनसे कह सकता हूँ कि आप ना करें, वो तो करेंगे। उन्होंने कहा देख लें, मुझे मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, मैं पर्सनली आपकी व्यू से एग्री करता हूँ, मगर आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और उसके बाद आई थिंक उसके चंद घंटों के बाद एमक्यूएम के, आई थिंक वसीम अख्तर साहब थे, उनका बयान आया कि अगर चीफ जस्टिस की रैली 12 तारीख को आएगी तो हम 12 को रैली रखेंगे, 18 को आएगी तो 18 को रखेंगे, 19 को आएगी तो 19 को तो जब भी वो आएंगे तो हम रखेंगे। तो इवन जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई डेट्स चेंज होने की वगैरह, वो भी रूल आउट हो गई थी।
तो उसके बाद फिर जब वो आए, फिर कराची में जो खून की होली खेली 50 गई, से ज़्यादा लोग 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस जहाँ से आई थी, आई जेन्युइनली बिलीव कि इशरत उल इबाद साहब उस वक्त जेन्युइनली कोशिश कर रहे थे कि ये अवॉइड हो जाए, मगर वो जो ऊपर से जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई थी, उन जानों के वो जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक और सवाल सलाउद्दीन भाई, मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन क्या कभी आपके वालिद को भी अप्रोच किया गया दबाव के लिए, और उन्होंने शायद उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान के इल्म में लाए थे कि कोई ऐसा वाकया था? मुझे ये बताया गया था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ इट, बट कि कभी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई उनसे मिलने की कोशिश की थी, ठीक है। जिसकी उन्होंने शिकायत अपने चीफ जस्टिस से की थी, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, और वो अपेरेंटली इट वेंट ऑल द वे अप टू द चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चेन ऑफ कमांड जैसे जो भी है, और ये वहाँ कहा गया कि ये हरकत ना करें कि आप जजेस को डायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं दे शुड नॉट बी अप्रोचिंग। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने गालिबन कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज डायरेक्टली जजेस को अप्रोच ना किया करें। चीफ जस्टिस को हाँ, बात कर लिया हाँ। गया। तो यू नो दैट दैट इज द प्रॉब्लम। अब जब हमारे इस हाल में अब ये सिचुएशन हुई है कि जब डायरेक्ट बात करते हैं तो जजेस अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं या खड़दमाग हो गए हैं कि वो खत लिख देते हैं कि ये इंटेलिजेंस का अफसर क्यों आ रहा है। तो फिर तरीक़ेकार यही है कि डायरेक्टली आप कंट्रोल कर लें सारे सिस्टम को, कि जो आप पहले इनडायरेक्टली काम करते थे अब वो आप डायरेक्टली कर सकें। डायरेक्टली कर सकें। अच्छा, आखिर में सलाउद्दीन भाई, क्या आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ पाकिस्तान की अदलिया यूं ही चल सकेगी, या ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर तो मामला उड़ जाएगा? सर मुझे 100% यकीन है कि नहीं चल सकेगी, और क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो जाती कब है। दैट इज द ओनली क्वेश्चन, बिकॉज इस तरीके से आप अदलिया चला नहीं सकते। जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ठीक है, अपना जो केसेस में ये तो लड़ाइयाँ, ये तो देखें अभी नया नया सिस्टम आया है। कुछ लोग देखते हैं सिस्टम से सोचते हैं कि हमारे जो मफादात हैं वो इससे अलाइंड हैं, कुछ सोचते हैं नहीं अलाइंड वगैरह, ये नया नया है। बट इवेंचुअली जब आप देखेंगे देयर विल बी सो मच टेंशन कि केसेस इधर जाएं उधर जाएं, आपस में जजेस की कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ जाएगी, केसेस की चलने की रफ्तार, वो तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। आईनी बेंच ने आई थिंक 3-4 महीने में कोई फैसला ही नहीं किया जी अभी जी। तक। ठीक है, कोई भी किसी भी कोई खातिर खा कोई डिस्पोज्ड ऑफ एज इन्फ्रक्चुअस कर दिया हो तो कर दिया हो, किसी भी केस में कोई कोई फैसला फैसला नहीं किया। नहीं आया। आए दिन सिंध हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं लड़ाइयाँ हैं कि केस जो है आईनी बेंचेस के पास लगना चाहिए या रेगुलर बेंचेस के पास लगना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है कि ये केस हमारे पास आना चाहिए था, ऑपोजिट भी है कि वो एक बेंच कहता है ये हम तो नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, ये आप आईनी बेंच के पास ले जाएं। आईनी बेंच के पास जाता है, आईनी बेंच का हमारे पास क्यों भेज दिया, वापस भेजें उधर। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें बेसिकली लिटिगेंट्स फुटबॉल बने हुए हैं, ठीक है, वही चीज़ अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो तरीक़ेकार है अभी, जो बिल्कुल पार्टी वर्कर्स जब एक बार फ्लड करेंगे, और ऑलरेडी वो शुरू हो चुका है, ठीक है, मैंने आपके डिफरेंट, ट्वीट में देखा भी था कि सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती में इट हैज पीपल्स बिकम पार्टी भारी अक्सरियत से भाई, कामयाब इट हैज बिकम एन इलेक्शन, देयर इज नो, एंड इनफैक्ट मीटिंग्स में अब वो बात ही नहीं होती
कि हमने कैंडिडेट की मेरिट्स देखने हैं, इसकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लॉ में, नहीं है वगैरह. नन ऑफ दैट इज डिस्कस्ड. इट इज़ अ वोटिंग. इट इज़ अ सिंपल वोटिंग. जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन होती है ना, उसी तरह अब जजेस की इलेक्शन होती है. जब उस प्रोसेस के थ्रू यू विल हैव अ फ्लडिंग ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स इन द कोर्ट्स, तो एट वन पॉइंट द सिस्टम विल ब्रेक डाउन. अब क्वेश्चन ये है कि आपने कंप्लीट ब्रेकडाउन से पहले आप एक्ट करते हैं, या आप वेट करते हैं कि कोई और आके इसको ठीक कर दे. मगर जब कोई दूसरा बाहर से ठीक करेगा, तो वो अपने जो उसके मकासद हैं, वो फिर शायद ये ना करे कि मैंने ठीक है जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको निकाला है. वो कहेगा अच्छा चलो इन सबको ही निकाल दो, अब मैं अपनी नई तर्ज से अभी जुडिशरी बनाता हूँ. बट द वे द 26th अमेंडमेंट इज मेड, और उसकी इंटरनल ड्राफ्टिंग भी इतनी खराब है, ठीक है, कि ये सिस्टम चल नहीं सकता. तो चाहे जुडिशरी से हो या इवन पार्लियामेंट से हो, मगर इवेंचुअली ये रिवर्स होगा, बिकॉज यू कांट हैव अ कंट्री where a judiciary is completely a subordinate department of the government. एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या आपको ये तो नहीं लगता जिस तरह कि आज दो बेंचेस में, जैसे कहता है ना, एक तसादुम किसी कैफियत थी, दूसरा बेंच बड़ा बरस रहा था पहले बेंच के ऊपर, कि ये सज्जाद अली शाह वाला ज़माना तो नहीं आ जाएगा 26वीं तरमीम की वजह से कि आईनी और रेगुलर बेंचेस एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर दे रहे होंगे? देखें, यही चीज़, इसी चीज़ का मुझे खौफ है, और इसीलिए मैं हर मौके पे यही कहता हूँ कि खुदारा एक फुल कोड बना दें. इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं. या देखें, एट द एंड ऑफ द डे जज जो है ना, वो फिर भी चाहता है कि मेरी कुछ माशरे में इज्जत हो. हम्म, ठीक है, जब लोगों को बेंच, आप और आपने मार्शल लॉ के दौर में भी देखा है, ठीक है, बेंचेस रिलीफ देती हैं पहले, जो भी डिक्टेटर है वगैरह. एट वन पॉइंट कोई बहुत ही स्टार्क केस आए जिसमें उनका भी ज़मीर फिर मलामत करता है कि यार देखो, इस केस में तो ये तो ज्यादती हुई है, इसमें तो मैं ऑर्डर खिलाफ कर रहा हूँ. एंड व्हाट विल हैपन इज दैट देन बेंचेस विल स्टार्ट बीइंग चेंज्ड आर्बिट्रेरली. दो जजेस, तीन जजेस इधर उन्होंने कोई खिलाफ कर दिया, तो फिर ये अभी बात कर रहे हैं 6 महीने के लिए ये बेंच कायम है, उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है. अगर कल सुबह गवर्नमेंट को लगे कि यार ये तो बेंच सही नहीं चल रही, इसने कुछ हमें फलां फलां केस में हमें आंखें क्यों दिखाई, बेशक बड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल हो मगर हमें पसंद नहीं आया, उन्होंने चेंज के उनको बाहर साइड पे फेंक दिया. ठीक है, दोज रिजेंटमेंट्स विल कीप ऑन ग्रोइंग, and you cannot run an institution when everybody is pointing, sniping at each other. उसके लिए मेरी दानिश में तो यही तरीका है कि अभी होश के नाखून लेके एक फुल कोर्ट बना के इस मामले को वन वे और दी अदर सॉर्ट आउट कर लें, वरना थिंग्स लुक वेरी ब्लीक फॉर द जुडिशरी. वेरी बिलीव फॉर पाकिस्तान में जमहूरियत है आखिर में ख़त्म होने से पहले? जमहूरियत नाम की तो है, मगर सब्सटैंटिवली तो काफी काफी अरसे से नहीं रही. काफ़ी अरसे से नहीं रही. मेरे ख्याल में 2018 के बाद ख़त्म हो गई थी, उसके बाद तो बस इट वाज ऑन अ ट्रेंड, इट हैज बीन पहले ऑन हाइब्रिड था और अब हाइब्रिड से भी आगे अब तो की. हाइब्रिड प्लस जो कहते हैं, आई थिंक इट हैज बीन ऑन अ स्टेडी डिक्लाइन सिंस 2014 ऑनवर्ड्स. 2014 से आपको याद है, और मैं तो इसमें कहता हूं कि देखें, जब एक बार वो सारा धरना वरना शुरू हुआ, और उसके बाद उसी टाइम, अराउंड द सेम टाइम, आपने वो मीडिया के ऊपर जो क्लैम्प डाउन्स हुए, हामिद मीर साहब पर हमले से लेके शुरू हुआ. हामिद मीर का हमला, फिर वो जियो का शट डाउन, फिर डॉन का कंटोनमेंट में ना आना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हुई, उसके बाद आप देखें कंटिन्यूअस रिग्रेशन हुई है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में. एंड वी आर ऑब्वियसली टुडे वी आर इन अ वर्स पोजीशन देन वी वर इन 2014, बट इट हैज़ बीन अ सिस्टमैटिक डिक्लाइन. थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन अहमद साहब. आपने सुने सलाउद्दीन अहमद साहब के ख्यालात, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि 2014 के बाद एक डिक्लाइन था जो पढ़ते पढ़ते अब वहाँ पर आ गया है कि अब आप कह सकते हैं कि अब हमारी गर्दन बिल्कुल दबा दी गई है.
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।